आज 16 नवंबर को शुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण द्वारा उत्तराखंड के क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के आयोजन के दौरान शुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण ने जन समूह को संबोधित किया। आइए सुनते हैं संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंडी प्रसाद गिल्डियाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आयुष के सचिव, हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उपस्थित, विभिन्न संस्थाओं के आप संस्थापक हैं, लेकिन हमारे बीच में है बाड़ा गोटी जी, हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार पुरोहित जी जो इस पूर्व राज्य मंत्री रहे, और हमारे संस्था के ट्रस्टी यशवर्धन जी, यहाँ सम्मानित सभी सदस्य लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको सबको परिवार का सदस्य कहता हूँ। आप सब लोग मेरे अतिथि नहीं हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे बैचमेट कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें डॉक्टर जीवन आशा, डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल, डॉक्टर अनिल मोंगिया, डॉक्टर असवाल, इनमें से विशेष रूप से सबका मैं आभार तो प्रकट करता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल और डॉक्टर असवाल का नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों को आज देहरादून से बाहर जाना था। इनके पारिवारिक कार्यक्रम से इनको बाहर जाना था, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में मेजर असवाल साहब हैं जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में जगह जगह जाके सेवा का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। वो आज विशेष रूप से मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पाके मुझे अपना सम्मान लग रहा है कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में अनेक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक और उनके चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में भी बताया जाएगा थोड़ी देर में आपको कि वो किस प्रकार हमारे इस जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान में है उसमें किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। इससे पहले कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों की बधाई देना चाहता हूं। और एक तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो 9 नवंबर निकला है, हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस, उसकी रजत जयंती थी। आज बिलेटेड आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं मुझे सदैव चलेंगी। और दूसरा, ये आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा क्षेत्र आता है जोनासार बाबर में, क्योंकि ये विकास नगर में आता है, विकास नगर जो जोनासार बाबर में आता है। और ये हमारे ब्रिगेडियर साहब भी बताया, मेजर जनरल साहब ने भी बताया है कि जोनासार बाबर जो है ये जनजातीय क्षेत्र कहलाया जाता था। तो कल जो था वो हमारा जनजाति गौरव सम्मान दिवस था। तो जनजाति गौरव दिवस का भी मैं आपको बहुत बहुत कामनाएं और बधाई देता हूँ। ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो जनजाति गौरव दिवस हम लोग इस देश के अंदर मनाते हैं वो हम बिरसा मुंडा की याद में मनाते हैं, जो कि खुद एक जनजाति से संबंध रखते थे, झारखंड के। और 25 वर्ष की उम्र में उनकी शहादत हो गई, और उस 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम किया कि लोग उनको भगवान का दर्जा मानते थे। तो जनजातियों का भी इस देश के स्वतंत्रता दिलाने में इतना बड़ा योगदान है, तो उनको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, उनके लिए हमें गौरव महसूस करना चाहिए। तो इसलिए ये गौरव दिवस था जो कल ही निकला है, मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले कि मैं किताब के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं अपने कुछ मन के भाव बताना चाहता हूं। एक तो अभी डॉक्टर अनिल जोशी जी बता के गए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आज एक ये अधिकार भी दे दिया और नाम भी दे दिया कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूं। तो मैं बहुत ही अपने आप को वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं सदैव इस बात को कहूंगा कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूं। थोड़ी सी जानकारी वैसे तो बहुत लोगों को आपको होगी। मेरे पिताजी जो थे वो मसूरी में म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और जब मेरा मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने सिलेक्शन के लिए तैयारी की तो मैंने मसूरी में ही रह के तैयारी करी, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था प्री मेडिकल के थ्रू मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उस समय मसूरी में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो और उसके बाद दूसरा भी जब जीवन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है, एक तो शिक्षा ग्रहण करने का होता है,
और शिक्षा ग्रहण क्यों करता है आदमी? इसलिए कि उसको व्यवसाय करना है, उसको धनोपार्जन भी करना है, अपना जीवन चलाना है। तो सबसे पहला काम जो होता है महत्वपूर्ण, वो होता है उसका व्यवसाय। तो मैंने सबसे पहले नौकरी भी मसूरी में करी थी, और मसूरी में सेंट मेरीज एक हॉस्पिटल वहां पर है, उसकी एक ब्रांच कुल्लड़ी में खुली थी। उस ब्रांच में अब तो मैंने देखा जाके वो उजड़ गई, लेकिन उस समय मैंने जाके देखा तो मैंने सबसे पहले लगभग 7-8 महीने तक मैंने वहां पर अपना नौकरी भी करी थी, मैंने वहां की सेवा भी करी थी। तो इस तरह से उत्तराखंड का मेरे से संबंध तो बहुत पुराना था, लेकिन आज मुझे जो नाम मिला है कि मैं धर्मपुत्र हूं, तो मुझे इस बात का बहुत ही आनंद है। और विचार मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी एक ऐसी चीज होती है जो आपको भीख में नहीं मिलती। कोई आपको उपहार स्वरूप आजादी या स्वतंत्रता नहीं देता, उसे छीनना पड़ता है। और इस देश के अंदर हमें ये भाव नहीं दिया गया कि हमने इस आजादी को लड़कर छीना है। हमें ऐसा भाव दिया गया कि हमको ये आजादी बिना लड़े, बिना कुछ किए और आराम से हमको आजादी मिल गई। ऐसा है नहीं। तो एक तो मेरे मन में ये हमेशा से पीड़ा रही। जब हम बड़े हुए, छोटे थे, पहले बड़े भी हो गए, तभी जो किताबों में पढ़ा तो वो यही पढ़ा कि हमें जो आज़ादी थी वो गांधी और नेहरू जी ने और उनके साथियों ने मिलकर हमको बड़े आराम से, हमको अंग्रेज जो थे उनके सद्व्यवहार को देखते हुए और उन सत्याग्रह चलाए जा रहे थे, वो इससे इतने प्रभावित हो गए। और ये कहा जाता है, आज भी कहा जाता है जगह जगह पर, कि संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां पर आजादी जो है वो हमको, ये जो अहिंसावादी आंदोलन थे, सत्याग्रही थे, उसके द्वारा हमको आजादी मिल गई। और जब हमने थोड़ा हम बड़े हुए, हमने पढ़ा, हमने समझा, हमने शोध किया, तब हमको इस बात का महसूस हुआ कि कितना बड़ा झूठ हमें परोसा गया, कितना बड़ा धोखा हमको हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमको दिया। और उसके लिए केवल मैं नेताओं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है ना, वो तो अपना इतिहास लिखता है। हमारे विरोधी पक्ष के लोग थे जो सत्ता में नहीं थे, वो भी तो नेता ही थे। वो नेता थे, हमारे शिक्षक थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे वरिष्ठ जन थे, हमारे, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि जो हम सब के, मैं अपने माता पिता की बात तो इसलिए जनरल बात कर रहा हूँ कि सभी के हम लोगों के माता पिता थे, उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया कि हमको आज़ादी मिली कैसे। तो नतीजा ये है कि आज मैं और मेरी जो नीचे वाली जो जनरेशन है, उन सबको यही पता दिया गया कि हमको आज़ादी सत्याग्रह में मिल गई, जो कि नितांत असत्य है। सत्य ये बात है कि हमारे, मैं मानता हूं कि हमको दोनों तरह के आंदोलन हुए, अहिंसावादी आंदोलन भी था, सत्याग्रह भी हुए, और उसके बाद क्रांति भी हुई, क्रांतिकारी भी आंदोलन हुए। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमको आज़ादी मिली तो हमको इन क्रांतिकारियों के बदौलत मिली। ये मेरे मन में बात स्थिर हो गई। पर मैं ये नहीं कहता कि जो जिन्होंने सत्याग्रह किए उन्होंने गलत किए। आज हम अपने उत्तराखंड में भी देखेंगे, यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं कि जिन्होंने सत्याग्रह किए, जिन्होंने समाज सुधार किए, उनका किसी भी तरीके से योगदान जो है वो हम कम नहीं आंक सकते। आज ये जो प्रेक्षागृह है, जिसके मैं आप लोग ये बैठ के यहाँ पर आप ये कार्यवाही देख रहे हैं, इसका नाम है डॉक्टर कुशलानंद गैरोला। ये डॉक्टर कुशलानंद गैरोला का नाम क्यों रखा गया है, इसका जो मुख्य कारण है कि ये न केवल डॉक्टर थे, हमारे मेडिकल कॉलेज है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टरों ने क्या किया। आज डॉक्टर बदनाम हो रहा है, बम विस्फोट कर रहा है, लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने देश के लिए भी अपना सर्वस्व अर्पण किया है। तो डॉक्टर कुशलानंद गैरोला एक डॉक्टर तो थे ही, लेकिन ये एक दो विचारधाराओं का समायोजन थे। इन्होंने आरंभ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, जब ये देश के बाहर थे, वियना में और जर्मनी में इन्होंने जाके वहां पर काम किया। 4 साल तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, और वहां पर ये इतने अधिक क्रांतिकारी विचारों के थे और पॉपुलर हो गए थे कि हिटलर ने स्वयं इनको बुलाया, और हिटलर ने बुला के इनको कहा कि आप भारत के लिए बात मत करिए, आप हमारे साथ जुड़ के हमारे जर्मनी के लिए बात करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो भी करूंगा अपने भारत के लिए करूंगा, और उन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो ये आरंभ में क्रांतिकारी का इनका रूप रहा, और उसके बाद जब ये भारत आ गए तो ये भारत में इन्होंने जुड़ के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और ये
जो दूसरी विचारधारा थी, हमारी अहिंसावादी विचारधारा थी, उसमें भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये दो विचारधाराओं का एक समायोजन था जो हमारे एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर कृष्णानंद गैरोला साहब ने हमारे उत्तराखंड के नाम को रोशन करते हुए दिया। तो इसीलिए हमने इसका नाम जो रखा है डॉक्टर कृष्णानंद गैरोला प्रेक्षागृह, हम लोगों ने इसका नाम रखा है। अब आप कहेंगे प्रेक्षागृह जैसा तो लगता नहीं, तो बहुत छोटा है, मैं मानता हूँ। और हमारे बीच में हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, नेतागण भी बैठे हैं। मैं अपने दिल की पीड़ा भी बताना चाहता हूँ। पीड़ा भी ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष से मैं संघर्षरत हूँ कि मुझे, क्योंकि हम कोई भी जमीन खरीद नहीं सकते जब तक कि हमें सरकार अनुमति नहीं देती। मैं पिछले 3 वर्ष से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, आगे पीछे भाग रहा हूँ कि भाई मुझे एक बड़ा प्रेक्षागृह बनाना है, मुझे इस जगह का विकास करना है, मुझे भूमि क्रय करने की अनुमति दे दो, लेकिन मुझे मिली नहीं है। और जब कभी मिल जाएगी तो ये वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेरठ में देखा है कि एक बहुत विशाल यहाँ पर प्रेक्षागृह बनेगा। नाम तब भी यही रहेगा, नाम तब भी यही रहेगा। अब मैं अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हुए कि मैंने जब ये देखा कि हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने, पूर्वज तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको सही ज्ञान नहीं दिया, सही इतिहास नहीं बताया। तो मैंने ये सोचा कि मेरे में ये अपराध वो है कि कल को जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन से वो मुझे इस तरह से मंच पे खड़े होकर कोसेंगे कि भाई उन्होंने नहीं दिया तो तुमने क्या दिया। तो मैं उस अपराध बोध को लेके इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने छात्रों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के समाज के लोगों को ये बताऊंगा कि हमको वास्तव में आज़ादी जो दिलाने वाले थे वो हमारे क्रांतिकारी थे। हमें अहिंसावादी आंदोलनों से नहीं मिली आज़ादी, ठीक है, उनका अपना योगदान है। आपको इस बात का पूरा ध्यान है, आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी, और उस आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई जो थी उसको कई बार लोग कहते हैं कि क्या हुआ, हार गए, अरेस्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था वो, और उसमें जो हमारे सिपाही, जो आईएनए के लोग कैद हुए और उनका जो लाल किले पे आके ट्रायल हुआ, तो लाल किले पे ट्रायल होने पे जो हमारी फौज के लोग थे उनकी कहानियां उन्होंने सुनी, हमारी जनता को उनकी कहानियां पता चली, तो जनता के अंदर, उनके खून के अंदर उबाल आया। हमारी जो फौजें थी उनके खून के अंदर उबाल आया, और 18 फरवरी 1946 को सबसे पहले नेवी ने विधिवत उसका विद्रोह किया। और उनके साथ केवल नेवी ने नहीं किया, उसके साथ जो थे वो हमारे जो और फौज के लोग भी थे, हमारी स्थल सेना थी, हमारे हवाई सेना थी, उन सब के सिपाही भी जुड़ गए, और जनता में एक रोष पैदा हो गया। और तब ये बात आई थी कि गली गली से आई आवाज, सहगल दिल्लों शाहनवाज, ये नारा था। और इस नारे के साथ इतना जबरदस्त नारा था कि अंग्रेजों को दिखाई दे गया था कि अब हम इस जगह पर नहीं रह सकते, तो हमें यहाँ से जाना है। और भाई जब जाना है तो क्यों ना फिर अपने खास लोगों को जो हमारे गुणगान करते रहे, हमसे संबंध बना के रखें, ऐसे लोगों को सत्ता दे के जाए। तो वो सत्ता का हस्तांतरण करके चले गए, वो आज़ादी नहीं थी। अगर वो आज़ादी होती और सही लोगों के हाथ में सत्ता आई होती तो आज देश का वो हाल। एक्टिविटी तो नहीं क्यों हो रही है, ये देश टूट गया ना। आज अगर पाकिस्तान भी हमारा एक भाग होता, अखंड भारत का भाग होता, बांग्लादेश भी अखंड भारत का भाग होता, तो हम आपस में भाई तो लड़ते ही हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई भी परिवार ले लीजिए आप, किसी भी परिवार में आपको ऐसा बहुत ही रेयरली मिलेगा कि जहाँ पर भाइयों के अंदर कुछ अनबन ना रहती हो, लेकिन फिर भी जो परिवार होता है वो सम्मिलित रूप से रहता है। तो हम थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, हम सारे भाई थे, आपस में लड़ते भी रहते, प्यार भी करते रहते, मोहब्बत भी करते रहते, लेकिन एक साथ रहते, एकजुट रहते, और विदेशी लोगों से हम लोहा लेते। और आज जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है उसकी हिम्मत ना होती है। तो ये मेरे इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता कि ये मैंने लोगों को बताने की बात सोची। और जब बताने की बात सोची तो सबसे पहला मेरा दायित्व था कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, जहाँ का मैं अब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ का मैं धर्मपुत्र हूँ, मैं वहाँ के लोगों की तो बात करूँ। और यहाँ के लोगों की जब हम बात करते हैं तो ये बात अभी हमारे जनरल साहब बता के गए आपको। भारत के पहले जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं वो बिपिन रावत जी थे।
और सुरक्षा सलाहकार आज भी 80 वर्ष से अधिक की उनकी आयु हो गई, लेकिन आज भी अजीत डोभाल जी हैं। उत्तराखंड का कितना बड़ा योगदान आज भारत की उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए है और अखंडता को बचाए रखने के लिए है। पर ये तो आज की बात है। आप इतिहास उठा के देखिए, ये वो प्रदेश है कि जिसने एक तरफ तिब्बत से, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ शक हूं कुषाण लोग आए उनसे युद्ध किया, मुगल आए उनसे युद्ध किया, अंग्रेज आए उनसे युद्ध किया, सबसे युद्ध करता रहा है और भारत की अस्मिता को इसने बचा के रखा। बहुत पुराने इतिहास की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा पीछे जाता हूं और उस समय की मैं आपको बात करूंगा कि जब हमारे देश के अंदर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग जो था वो मेरठ, दिल्ली, मेरठ इसको रौंदता हुआ आगे बढ़ाया और उत्तराखंड की तरफ आ रहा था। न जाने कितने लोगों का उसने नरसंहार किया, कितनी बर्बरता की, कितने लूट खसोट करी। लेकिन जब ये जिया रानी को पता चला, ये बात लगभग आप मान के चलिए 1399 की, जब जिया रानी को पता चला तो उन्होंने कुमायूं के योद्धाओं को लेकर उन्होंने फौज तैयार करी और उसका उन्होंने सामना किया और रानी खेत के अंदर उसको पूरी तरह से परास्त करा। और उसके बाद आप लोगों ने नाम शायद सुना हो, ना सुना, हमारे जवान लोगों ने नहीं सुना होगा शायद, माधव सिंह भंडारी ने हमारे तिब्बत से जो आक्रांता आते थे, जो नेपाल से आक्रांता आते थे, उनसे उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने उसके बाद 1635 में उन्होंने लगभग उस समय में उन्होंने अपनी शहादत दी। और ऐसी शहादत जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि जब उन्होंने देखा कि मैं इतना घायल हो गया हूं कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरे को जो रिगर नोटिस होगी वो 6 घंटे के 8 घंटे के बाद होगी, लेकिन तुम क्या करो, डॉक्टर लोग हमारे जो स्टूडेंट्स वो समझ सकते हैं, तो तुम मुझे हल्की सी आग में पहले भून के मुझे मारो, जिससे कि मेरा बॉडी स्टिफ रहे और मेरे जो सिपाही हैं उनको ये लगे कि मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरे को एक पालकी में लेके आगे चलो, रथ पे लेके आगे चलो। ये बलिदान हमारे योद्धाओं का है। और 1746 में अब्दुल कादिर ने जब वो आया तो उसने हरिद्वार को रौंदा, देहरादून को रौंदा, आज हमारा गुरु रामराय जो है यहाँ पर, यहाँ जो गुरुद्वारा था उसको रौंदा, और रौंदते वो हिमालय की तरफ गया। और हिमालय की तरफ वो जब जा रहा था तो पोंटा साहब में उसने अपना कैंप लगा रखा था, तो वहां पर हमारे नंदराम नेगी जी ने, जो जौनासार बाबर के एक योद्धा थे, उन्होंने जाके उसके कैंप के अंदर उसका सर धड़ से अलग कर दिया, शहीद हो गए। तो ये हमारी कहानी, हमारे वीरों की कहानी है। और अब हम, ये तो पुरानी बातें मैंने आपको बताई, अब बिल्कुल रिसेंट इतिहास को आप ले लीजिए और नए इतिहास को ले लीजिए। जब हम अंग्रेजों से युद्ध की बात करते हैं तो ये हमारा जो जज्बा, जैसा हमें लोगों को पता चला कि हमारे वीरों ने कैसे कुर्बानियां दी हैं तो हमारा देश आजाद हुआ। ये अंग्रेज हमारे पर राज करते कैसे थे? हमारे पे राज करते थे केवल हमारी फौजों के दम पर। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारी फौजों के दम पे काम करते थे, हमारे जो लोगों को दमन करते थे, कि अंग्रेज के बड़े बड़े लोग थोड़े ना आगे करते थे, हमारे ही सिपाही थे, हमारी फौज के लोग थे, हमारी पुलिस के लोग थे। लेकिन आपने नाम सुना होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। ये वो सिपाही थे जब पेशावर में इनसे कहा गया कि अपने लोगों के ऊपर आप गोली चलाइए, तो गोली चलाने से मना करके। कितनी बड़ी क्रांति थी, ये हम लोग भूल गए। ये हमें, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हम जिस तरह से भी हैं, अगर हम अपने देश के साथ हैं, हम विदेशियों के साथ, जो हमारे दुश्मन हैं उनका साथ नहीं देंगे, तो हम अपने देश को कभी भी गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। ये तो पुरानी बात रही। अब मैं जब आपको चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात बताई, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इंडियन नेशनल आर्मी में जो मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विश्वास किया, वो उन्होंने गढ़वाल के लोगों पे विश्वास किया। और चंद लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिंगापुर में था, उसमें श्री चंद्र सिंह नेगी को उन्होंने उसका कमांडर इन चीफ बनाया। और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी, आप देखिए, पर्सनल सिक्योरिटी में अगर किसी को रखूंगा तो उसको रखूंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा विश्वास होगा, तो वो मेजर देव सिंह दानू थे, वो हमारे उत्तराखंड के थे। और उन्होंने जो अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया, वो उन्होंने कैप्टन बुद्धि सिंह रावत जी को बनाया। यानी कि आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उनके जो चारों तरफ लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे, वो हमारे उत्तराखंड के थे। और उसके पहले जो ब्रिगेड थी, उसके हमारे जो चीफ थे, उसके कमांडेंट थे,
वो थे हमारे पितृशरण रतूड़ी जी। और थर्ड जो बटालियन थी उसके पदम सिंह गोसाई जी थे। ये आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे योद्धाओं ने इस आईएडी को सजाया, और ये तो ज्ञात हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। अभी तो बहुत से ऐसे जिनका पता नहीं। तो बहुत ये मैं आपको बताऊं तो आपको बताता रह जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं बताता हूं आपको कि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक भूपाल सिंह गोसाई भी हमारे इस आईएनए में एक वीर सिपाही थे जिन्होंने कि आई हमें आज़ाद कराने में साथ दिया। आज उनकी नातिन हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, और हिमानी रावत जी और उनके पति श्री अमित दास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका हम लोग अभी उचित समय पर, मैं कहूँगा हमारे राजेश शिवाजी जी की उचित समय पर उनका वो शुभदंडी का देकर उनका स्वागत करेंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो किताब मैंने लिखी है इसमें मैंने प्रयत्न ये किया है कि जितने भी जगह जगह से हमें क्रांतिकारियों के बारे में पता चल सकता हो उनको लेके एक ही जगह हम दें और बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब मिले। आप अलग अलग जगह तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन सबको एक ही जगह पर संकलित करके ये जो किताब लिखी गई है उसका उद्देश्य ये है कि सबको ज्ञान हो। और मैं इसमें कमियां भी बता देता हूँ आपको, ये कमियां भी हैं इस पुस्तक में। मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये शोध करके लिखी है, लेकिन शोध कभी पूरा नहीं होता। शोध का तो अर्थ ये होता है कि जो लगातार निरंतर चलता रहता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये समापन हो गया, इसमें बहुत कमियां हैं। अभी न जाने कितने लोगों के नाम मुझे नहीं मिले होंगे। कुछ हो सकता है कि जो मैंने जानकारियां मैंने अपनी समझ से बहुत ही विश्वसनीयता के साथ ली हैं, हो सकता है उनमें कुछ कमी पेशी हो, कुछ गलत। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप उसमें मुझे संशोधन करके बताएंगे, जिससे कि अगले एडिशंस में मैं उनको सही रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं बहुत आपका समय ले लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो किताब है ये हमारे जब बच्चों को पढ़ने को मिलेगी, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे यहाँ पर विद्यालयों के लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ इस तरह की योजना बने। कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस तरह की योजना बनाए कि इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उस पर दूंगा। मैं कोई इससे लाभार्जन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे इस पुस्तक को लें और वो लोगों में, बच्चों में वितरित करें, जिससे कि उनको हमारे उत्तराखंड का ज्ञान हो। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं जय हिंद और जय उत्तराखंड कह के अपनी बात को ग्रहण करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।